टारगेट विथ इंडियन नमस्कार। इस वीडियो में सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2023 से संबंधित और मुख्य परीक्षा से संबंधित टॉपिक को देखते हैं या करंट अफेयर्स को देखते हैं। यह टॉपिक जो है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा की प्रारंभिक परीक्षा तथा मुख्य परीक्षा दोनों में, यानी जो मुख्य परीक्षा उसका जीएस सेकेंड पेपर है उसमें समान रूप से उपयोगी है और यह प्रारंभिक परीक्षा के लिए भी एक महत्वपूर्ण प्रसंग है। साथ ही यह टॉपिक जो है निबंध में जो पार्ट 1 का निबंध है राजनीतिक क्षेत्र, उससे सभी उस टॉपिक से संबंधित क्षेत्र के लिए भी यह समान रूप से उपयोगी है। अर्थात यह निबंध में भी समान रूप से उपयोगी है और जीएस सेकंड पेपर में भी समान रूप से उपयोगी है यह टॉपिक। आइए इसको विस्तार से देखते हैं। तो इसमें है फांसी से कम दर्दनाक मौत के तरीके पर विचार करे सरकार। सुप्रीम कोर्ट का यह कहना है कि फांसी से कम दर्दनाक मौत के तरीके पर विचार करे सरकार। एनएलयू और एम्स के विशेषज्ञों का पैनल गठित करने के भी दिए संकेत सुप्रीम कोर्ट। इसको विस्तार से देखते हैं। तो इसमें जीवन के अधिकार में मानवीय गरिमा के साथ जीना शामिल है। शीर्ष अदालत की वकील ऋषि मल्होत्रा की रिट याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 354 के उपखंड 5 के तहत निहित प्रावधान को रद्द करने के लिए निर्देश की मांग की गई थी। याचिका में कहा गया था कि यह संविधान और विशेष रूप से अनुच्छेद 21 भेदभावपूर्ण है और साथ ही जियान कौर के मामले 1962 में संविधान पीठ के निर्णय का उल्लंघन भी है। फैसले में तब कहा गया था जीवन के अधिकार में मानवीय गरिमा के साथ जीने का अधिकार शामिल है। न्यायालय ने प्राण की स्वतंत्रता की व्याख्या करते हुए इसके विस्तार का आशय है कि एक व्यक्ति की प्राण स्वतंत्रता में अधिकारों के कई प्रकार हैं। इसमें प्राण के अधिकारों को शारीरिक बंधनों में नहीं बांधा गया, बल्कि इसमें मानवीय सम्मान और इससे जुड़े अन्य पहलुओं को भी रखा गया है। उच्चतम न्यायालय ने मेनका मामले जो 1978 में दिया गया था में अपने फैसले को दोबारा स्थापित किया। इसमें अनुच्छेद 21 के भाग के रूप में कुल मिलाकर 35 अधिकारों की घोषणा की, जिसमें मानवीय प्रतिष्ठा के साथ जीने का अधिकार भी शामिल है। आइए इसको देखते हैं प्रासंगिक मुद्दे पर। तो इसमें दिया है, क्या देश में मौत की सजा को अंजाम देने के लिए फांसी से कम दर्दनाक तरीका हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार मीन्स 21 मार्च 2023 को केंद्र से इस विषय पर चर्चा शुरू करने और यह जांचने के लिए आवश्यक जानकारी एकत्र करने को कहा। शीर्ष अदालत ने यह भी संकेत दिया कि वो राष्ट्रीय कानून विश्वविद्यालयों और एम्स से ही विशेषज्ञों का एक पैनल गठित करने के लिए तैयार है। सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की पीठ ने अटॉर्नी जनरल, नोटेड पॉइंट है, इसमें जो सीजीआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ हैं, जो भारत के 50वें सीजीआई हैं वर्तमान में, और वर्तमान में भारत के जो अटॉर्नी जनरल हैं वे आर वेंकट रमणी जी हैं। वो ये पता लगाने के लिए मई तक का समय दिया है कि क्या फांसी की सजा के मुकाबले अधिक मानवीय तरीके वो फांसी से मौत की सजा के प्रभाव का पता लगाने के लिए कोई अध्ययन किया गया है। पीठ ने कहा, हम इस मामले को तकनीक और विज्ञान के नजरिए से देख सकते हैं। क्या ज्ञान का आज का चरण कहता है कि फांसी सबसे अच्छा तरीका है? क्या हमारे पास वैकल्पिक तरीकों के बारे में भारत या अन्य विदेशों से कोई डाटा है, या क्या हम एक समिति बना सकते हैं? हम सिर्फ सोच रहे हैं। हम समिति में दिल्ली स्थित राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय कुछ प्रतिष्ठित लोगों को रख सकते हैं। शीर्ष अदालत ने 6 अक्टूबर 2017 को इस मामले में केंद्र को नोटिस जारी किया था, जिसमें याचिकाकर्ता ने कहा था कि जिस दोषी का जीवन समाप्त होना है उसे फांसी की पीड़ा सहने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। सजा याफ्ता कैदियों के बीच होता है भेदभाव। इसमें याचिकाकर्ता का यह भी तर्क है कि सजा याफ्ता कैदी जिस पर दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के तहत मुकदमा चलाया गया है और जिस कैदी पर वायुसेना अधिनियम 1950, सेना अधिनियम 1950 और नौसेना अधिनियम 1957 के तहत मुकदमा चलाया जाता है, इनके बीच भेदभाव होता है। याचिका में कहा गया है कि सीआरपीसी की धारा 354 के उपखंड 5 के तहत मौत की सजा के निष्पादन के लिए एकमात्र तरीका जो निर्धारित किया गया है वह मृत्यु तक गर्दन से लटका हुआ होना है। नोटेड पॉइंट है, यह जो सीआरपीसी की जो धारा 354 के उपखंड 5 के तहत मौत की सजा का निष्पादन के लिए एकमात्र तरीका जो निर्धारित किया गया है वह मृत्यु तक गर्दन से लटका हुआ होना है, जबकि वायुसेना अधिनियम, सेना अधिनियम और नौसेना अधिनियम के तहत मौत तक गर्दन से लटका कर या गोली मारकर हत्या करने का प्रावधान है। अगली महत्वपूर्ण खबर को देखते हैं। इसमें चुनावी बांड सुनवाई संविधान पीठ को सौंपे या नहीं, फैसला करेगा शीर्ष कोर्ट। इसको विस्तार देखते हैं। ये मामला ट्रू है, सुप्रीम कोर्ट के समक्ष जो मामला ट्रू है, इंपॉर्टेंट है ये भी। इसमें है, सुप्रीम कोर्ट इस बात पर विचार करने को राजी हो गया है कि राजनीतिक दलों को चंदा देने के लिए चुनावी बांड योजना की वैधता के खिलाफ याचिकाकर्ताओं सुनवाई संविधान पीठ को सौंपी जानी चाहिए या नहीं। सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ 11 अप्रैल को इस बात पर विचार करेगा क्या इन याचिकाओं को आधिकारिक निर्णय के लिए बड़ी पीठ के पास भेजा जा सकता है। सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ जस्टिस पीएस नरसिम्हा की पीठ के समक्ष एक याचिकाकर्ता के वकील सादान फरासत ने कहा, इस मामले में एक पहलू राजनीतिक दलों के वित्त की मूल कोर से जुड़ा है। इस मुद्दे पर एक आधिकारिक घोषणा फैसले की जरूरत है। एनजीओ एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म एडीआर के वकील दुष्यंत दवे ने भी जनहित याचिकाओं के बैच को संविधान पीठ को भेजने का समर्थन किया। दवे ने कहा, अब तक चुनावी बांड से 12,000 करोड़ रुपए मिले हैं और सबसे बड़ी पार्टी को 2 तिहाई से अधिक मिला है। इसमें देखते हैं केंद्र क्या कहना है। चुनावी बांड योजना पूरी तरह पारदर्शी है। केंद्र ने पिछले साल 14 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि चुनावी बांड योजना राजनीतिक फंडिंग का बिल्कुल पारदर्शी तरीका, इसमें काले धन की कोई संभावना नहीं है। एनजीओ एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म एडीआर और अन्य दो ने
2 जनवरी 2018 को शुरू की गई। नोटेड पॉइंट है कि जो चुनावी बांड योजना शुरू की गई 2 जनवरी 2018 शुरू की गई। केंद्र की चुनावी बांड योजना की वैधता को चुनौती दी गई है। इससे संबंधित मामला थर्ड देखते हैं। उड़ीसा प्रशासनिक ट्रिब्यूनल खत्म करना संवैधानिक रूप से वैध, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने उड़ीसा प्रशासनिक ट्रिब्यूनल यानी ओएटी को खत्म करने के फैसले को संवैधानिक रूप से वैध करार दिया। शीर्ष अदालत ने ट्रिब्यूनल फॉर एसोसिएशन के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया। सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिंहा की पीठ ने कहा, हम मानते हैं कि अनुच्छेद 323A नोटेड पॉइंट है कि इसमें आर्टिकल 323A प्रशासनिक न्यायाधिकरणों से संबंधित है। इसमें नोटेड पॉइंट यह है कि 42वें संविधान संशोधन यानी 42 अमेंडमेंट 1976 यानी 42वां संविधान संशोधन जो 1976 में किया गया से एक नया भाग जो आपका है 14 क यानी XIV या क जोड़ा गया। इस भाग को अधिकरण नाम दिया गया। इसमें दो अनुच्छेद हैं। अनुच्छेद 323 क प्रशासनिक अधिकरण से संबंधित है और अनुच्छेद 323 ख अन्य मामलों के अधिकरणों से संबंधित है, जिसमें अनुच्छेद 323 का संसद को अधिकार देता है कि वह केंद्र और राज्य की लोक सेवाओं, स्थानीय निकायों, सार्वजनिक निगमों तथा अन्य सार्वजनिक प्राधिकरणों में नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती व सेवा शर्तों से संबंधित विवादों को सुलझाने के लिए प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना कर सकती है। इसी के अंतर्गत जो आपका अनुच्छेद 323 का अनुकरण करते हुए संसद ने प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम 1985 पारित किया। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण यानी CAT सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन ट्रिब्यूनल अपनी प्रधान खंडपीठ यानी जिसकी प्रधान खंडपीठ नई दिल्ली में है यानी दिल्ली में है वो विभिन्न राज्यों में पूरक खंडपीठों के साथ 1985 में गठित हुआ। वर्तमान में इसकी 17 खंडपीठ जिसमें 15 मुख्य न्यायालयों की प्रधान पीठों में है और 2 अन्य जयपुर व लखनऊ से संचालित हैं। इसमें आगे देखते हैं तो केंद्र सरकार को राज्य प्रशासनिक ट्रिब्यूनल को समाप्त करने से नहीं रोकता। ट्रिब्यूनल को खत्म करने का निर्णय संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन नहीं है। जैसा कि हम जानते हैं कि मौलिक अधिकारों के अंतर्गत जो समता का अधिकार है वह अनुच्छेद 14 से 18 तक दिया गया है, जिसमें अनुच्छेद 14 जो आपका है यह कहता है विधि के समक्ष समता एवं विधियों का समान संरक्षण। यह अनुच्छेद 14 से संबंधित है। यानी अनुच्छेद 14 में जो कहा गया है, अनुच्छेद 14 में कहा गया है कि भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। प्रत्येक व्यक्ति चाहे वह नागरिक हो या विदेशी सब पर यह अधिकार लागू होता है। अर्थात अनुच्छेद 14 जो है वह भारतीय नागरिकों और विदेशी सबके लिए है। तो इसमें और आगे देखते हैं तो शीर्ष अदालत उड़ीसा प्रशासनिक ट्रिब्यूनल बार एसोसिएशन के हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर अपील पर सुनवाई कर रहे थे। हाईकोर्ट ने 2 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग से जारी OAT को समाप्त करने वाली अधिसूचना को बरकरार रखा था। हाईकोर्ट ने आदेश में कहा कि राज्य सरकार के इस विचार का समर्थन करने के लिए पर्याप्त सामग्री है कि OTA ने वादियों को त्वरित न्याय देने के उद्देश्य को पूरा नहीं किया। यहाँ इस बात की भी चर्चा करते चलें कि जो भारतीय संविधान में अनुच्छेद 15 यानी जो फंडामेंटल राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स में अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 यानी ये 5 जो आर्टिकल हैं या अनुच्छेद हैं ये केवल भारतीय नागरिकों के लिए ही उपलब्ध हैं। शेष 11 जो फंडामेंटल राइट्स हैं वे और 11 जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वे सभी के लिए उपलब्ध हैं। जो 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं यानी जो मूल कर्तव्य हैं 11 हैं वो केवल भारतीय नागरिकों के लिए हैं, जबकि इन 5 के अलावा अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30 जो केवल भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध हैं। इसके अलावा शेष जो 11 फंडामेंटल राइट्स हैं वे सभी के लिए उपलब्ध हैं, अर्थात नागरिकों के लिए और विदेशियों सभी के लिए उपलब्ध हैं। अगली महत्वपूर्ण खबर है, पहली बार महिला खिलाड़ी के नाम से जाना जाएगा स्टेडियम। इसको देखते हैं। देश में पहली बार किसी महिला खिलाड़ी पर स्टेडियम का नाम रखा गया है। यह सम्मान मिला है पूर्व हाकी कप्तान रानी रामपाल को। रायबरेली का हॉकी स्टेडियम अब रानीज गर्ल्स हॉकी टर्फ होगा। इसको और विस्तार से देखते हैं। इसको और विस्तार से देखते हैं तो रायबरेली के हॉकी स्टेडियम को यानी उत्तर प्रदेश या यूपी स्पेशल संबंधित इंपॉर्टेंट है पीटी एग्जाम या आर्मी परीक्षा के लिए। तो रायबरेली के हॉकी स्टेडियम को भारतीय टीम की स्टार हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल के नाम पर रखा गया है। यह उपलब्धि पाने वाली भारतीय पहली महिला खिलाड़ी बन गई हैं। MCF रायबरेली ने हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर रानीज गर्ल्स हॉकी टर्फ कर दिया है। रानी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर इस स्टेडियम से जुड़ी तस्वीरें साझा की। रानी ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा, मैं आप सभी को यह बताना चाहती हूँ कि MCF रायबरेली ने हॉकी में मेरे योगदान का सम्मान करने के लिए हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर रानीज गर्ल्स हॉकी टर्फ कर दिया है। खुशी और आभार व्यक्त करने के लिए शब्द बहुत कम है। रानी ने FIH महिला हॉकी प्रो लीग 2021-22 में बेल्जियम के खिलाफ खेलने के बाद इस साल की शुरुआत में दक्षिण अफ्रीका के दौरे में भारतीय हॉकी टीम में वापसी की थी। हॉकी प्रो लीग 2021-22 में रानी रामपाल ने अपना 250वां मैच खेला। भारतीय खेल प्राधिकरण में सहायक प्रशिक्षण पद पर कार्यरत 28 वर्षीय रानी टोक्यो ओलंपिक के बाद से चोट से जूझ रही थी और बाद में उन्हें विश्व कप और बर्मिंघम में हुए राष्ट्रमंडल खेलों की टीम में शामिल नहीं किया गया।
रानी रामपाल के शून्य से शिखर तक का सफर देखते हैं तो इसमें हरियाणा के शाहबाद में एक गरीब तांगे वाले की बेटी का बचपन संघर्षपूर्ण बीता। 5 लोगों के परिवार का गुजर बसर मुश्किल से होता था। जब रानी ने हॉकी शुरू की तो समाज के ताने सहे पिता को मनाया कि खेल में करियर है। 2019 में भारतीय महिला हॉकी स्टार रानी रामपाल ने वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता और 2020 में मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न अवार्ड, उसी साल पद्मश्री मिला और 2016 में सरकार ने उन्हें अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया। द्रोणाचार्य कोच बलदेव सिंह की बड़ी भूमिका, खेल को तराशा, शुरुआत में हॉकी किट भी दी। रानी रामपाल के बारे में कुछ अतिरिक्त जानकारी देखें तो रानी रामपाल फॉरवर्ड खिलाड़ी हैं, आमतौर पर सेंटर फॉरवर्ड पर खेलती हैं और इसके अलावा 2010 विश्व कप में भाग लेने वाली भारतीय हॉकी टीम की सबसे कम उम्र की यानी 15 वर्ष की महिला खिलाड़ी थी। भारतीय हॉकी टीम की यानी भारतीय हॉकी टीम की वर्तमान में जो कैप्टन हैं, पुरुष में जो कैप्टन है वह आपके मनप्रीत सिंह हैं, यानी भारतीय हॉकी टीम की पुरुष टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह है। और जबकि वर्तमान में भारतीय हॉकी टीम यानी महिला हॉकी टीम की कप्तान जो हैं वह सविता पुनिया हैं, जो एक गोलकीपर हैं। और रानी रामपाल जो हैं जूनियर वर्ल्ड कप 2013 में थर्ड पोजीशन के लिए इंग्लैंड के खिलाफ खेले गए मैच में 2 गोल दागकर 38 साल बाद भारत की झोली में मेडल यानी कांस्य पदक डाला था। यह उनकी एक महत्वपूर्ण उपलब्धि रही। और इसके अलावा राज रियो अर्जेंटीना में शामिल, यानी राज रियो जो अर्जेंटीना में है, में महिला हॉकी वर्ल्ड कप में 7 गोल कर सर्वश्रेष्ठ यंग फॉरवर्ड का अवार्ड भी रानी रामपाल ने जीता था। इसके बाद 2018 एशियाई खेलों में कप्तान के रूप में भारतीय महिला हॉकी टीम का नेतृत्व किया था, जहां उन्होंने रजत पदक जीता और खेल के समापन समारोह में भारत की ध्वजवाहक बनी। अगली महत्वपूर्ण खबर देखते हैं, 500 खिलाड़ी पाएंगे सरकारी नौकरी। यह यूपी स्पेशल में महत्वपूर्ण खबर है। सीएम योगी ने कहा खेल और खिलाड़ियों को प्रोत्साहन की दिशा में लगातार कर रहे हैं प्रयास। 71वीं अखिल भारतीय पुलिस एथलेटिक्स क्लस्टर चैंपियनशिप का किया शुभारंभ। 1377 खिलाड़ी शामिल हो रहे हैं 5 दिवसीय आयोजन में। इसको और डिटेल में देखते हैं तो इसमें है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश में खेलों का माहौल बनाने और खिलाड़ियों के बेहतर भविष्य के लिए 500 खिलाड़ियों को सरकारी सेवा से जोड़ा जाएगा। मुख्यमंत्री ने यह बात मंगलवार को यानी 21 मार्च 2023 को 35वीं नोटेड पॉइंट है 35वीं वाहनी पीएसी महानगर में 71वीं अखिल भारतीय पुलिस एथलेटिक्स क्लस्टर चैंपियनशिप 2022-23 के शुभारंभ के दौरान कहा। इसमें आगे मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार खेल और खिलाड़ियों के प्रोत्साहन की दिशा में लगातार काम कर रही है। देश की सबसे बड़ी जनसंख्या वाले राज्य में यानी जो उत्तर प्रदेश है, देश की यानी भारत की सबसे उत्तर प्रदेश जो है भारत की सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश है। इसकी आबादी नियर अबाउट 24 करोड़ के आसपास है वर्तमान में या उससे ज़्यादा है। राज्य में 10 साल बाद पुलिस एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन बड़ी उपलब्धि है। सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी जिस प्रकार सीमा पर अपने कार्य का बखूबी से निर्वहन कर रहा है वह सराहनीय है। इस कड़ी में एसएसबी का खेल से जुड़ना अच्छी बात है। खेल व्यक्ति के जीवन में अहम है, इससे शरीर स्वस्थ होता है। अगली महत्वपूर्ण खबर है, पुलिसकर्मियों के लिए व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा 1.05 करोड़ तक। पुलिसकर्मियों की सैलरी खाते में पीएससी पुलिस सैलरी पैकेज के अंतर्गत बैंक द्वारा निःशुल्क प्रदान की जाने वाली सुविधाओं एवं लाभों के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ एमओयू हुआ है। पीएससी के तहत दे लाभों में सेवारत कर्मचारियों के लिए स्वाभाविक मृत्यु की दशा में यह पहली बार निःशुल्क जीवन बीमा संबंधी लाभ को शामिल किया गया है, जो कि अधिकतम 20 लाख रुपए तक है। वहीं ऑन ड्यूटी सेवारत कर्मचारियोयों के लिए व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा लाभ 1.05 करोड़ तक तथा पहली बार ऑफ ड्यूटी सेवारत कर्मियों के लिए 90 लाख तक का लाभ है। डीजीपी डीएस चौहान की मौजूदगी मंगलवार को एमओयू हस्तांतरित किया गया है, यानी 21 मार्च 2023 को यह एमओयू हस्तांतरित किया गया है। अगली महत्वपूर्ण खबर है, अगले साल से चालू हो जाएगा नोएडा हवाई अड्डा। नोएडा और नवी मुंबई हवाई अड्डे अगले साल से शुरू हो जाएंगे, यानी 2024 से शुरू हो जाएंगे। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के सचिव राजीव बंसल ने कहा कि दिल्ली के टर्मिनल 1 यानी T1 के विस्तार का काम भी इस साल अगस्त सितंबर तक पूरा कर लिया जाएगा। अगली महत्वपूर्ण खबर है, भारतवंशी मिंडी को नेशनल मेडल ऑफ आर्ट्स पदक देंगे जो बाइडेन। राष्ट्रपति जो बाइडन भारतीय अमेरिकी वेरा मिंडी चोकलिंगम को 2021 नेशनल मेडल ऑफ आर्ट्स पदक प्रदान करेंगे। व्हाइट हाउस ने बताया कि मिंडी को कलिंग के नाम से जाना जाता है। 2021 के राष्ट्रीय पदक विजेताओं की सूची जारी करते व्हाइट हाउस ने कहा, हास्य से ओतप्रोत मिंडी कलिंग का काम टीवी, फिल्म और किताबों के जरिए लोगों को प्रेरित करता है। नेशनल मेडल ऑफ आर्ट्स पदक अमेरिकी सरकार द्वारा कलाकारों, कला संरक्षकों और समूहों को दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। अगली महत्वपूर्ण खबर है, सब्जियों का निर्यात। 2021-22 में भारत से प्रसंस्कृत सब्जियों का सबसे ज़्यादा निर्यात अमेरिका में किया गया है। तो भारत द्वारा देखें सब्जियों का निर्यात सबसे ज़्यादा अमेरिका में किया गया 18.09% के साथ। अमेरिका फर्स्ट पोजीशन पर है, दूसरे स्थान पर ब्रिटेन है, तीसरे पर जर्मनी, चौथे पर थाईलैंड और पांचवें पर नेपाल है। अर्थात पांचवां सबसे बड़ा देश जो है नेपाल है, जिसको भारत सब्जियों का निर्यात करता है। सब्जियों के बारे में और कुछ जानकारी देखें तो जो विश्व में सबसे ज़्यादा सब्जी का उत्पादन होता है वो चाइना में होता है, यानी सब्जी प्रोडक्शन में वेजिटेबल प्रोडक्शन में फर्स्ट जो कंट्री है वो चाइना है, सेकंड इंडिया है। जबकि इंडिया में देखें यानी भारत में देखें राज्यों में जो सबसे फर्स्ट पोजीशन पर वेजिटेबल प्रोडक्शन में है तो वह उत्तर प्रदेश है। यानी उत्तर प्रदेश में पूरे भारत में सबसे ज़्यादा सब्जी का प्रोडक्शन होता है और दूसरा पोजीशन वेस्ट बंगाल का है। इससे पहले वेस्ट बंगाल फर्स्ट पोजीशन पर था। और जबकि फ्रूट के रूप में देखें तो भारत में फ्रूट जो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करने वाला स्टेट है वो आंध्र प्रदेश है। यह आंकड़ा 2021-22 डाटा से लिया गया है। अगली महत्वपूर्ण खबर है, लंबे समय तक संक्रमण से चेहरा भूलने की बीमारी। इसमें दिया है न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर के रूप में परिभाषित। इसको देखते हैं इसमें क्या है। तो यह आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर एंड स्ट्रोक ने फेस ब्लाइंडनेस
को चेहरे को पहचानने में असमर्थता वाले न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर के रूप में परिभाषित किया है। जनरल कार्टेक्स में प्रकाशित अध्ययन के अनुसार कोविड के लक्षणों के बाद कुछ लोगों को चेहरे को पहचानने और नेविगेशन संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसको और विस्तार से देखते हैं तो लंबे समय तक कोविड संक्रमण के कारण प्रोसोपेंगनोसिया हो सकता है, जिससे सामान्य तौर पर, नोटेड पॉइंट है, यह इंपॉर्टेंट है पीटी एग्जाम्स के लिए, प्रोसोपेंगनोनेसिया हो सकता है, जिससे सामान्य तौर पर फेस ब्लाइंडनेस के रूप में जाना जाता है। यह एक ऐसी बीमारी जिससे आप लोगों का चेहरा पहचान या फिर याद नहीं रख पाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।